नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के विस्तार को मंजूरी मिली है, जिसके तहत यूपी के प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को कैबिनेट की मुहर लगी है। तीनों जगहों पर पुलिस कमिश्नरों की तैनाती की जाएगी। जाहिर है इससे बेहतर कानून व्यवस्था रखने में सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि पहले चरण में 13 जनवरी 2020 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। लखनऊ में सुजीत पांडे को पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, जबकि नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। इसके बाद 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। इसमें कानपुर में विजय सिंह मीणा और वाराणसी में ए सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। अब योगी सरकार ने तीसरे चरण में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में ये प्रणाली लागू की है। तो बड़ी खबर हम उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय जो है बहुत खुशी के साथ मैं स्वीकार करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था देने के लिए ये और दूसरा जो है सेकंड क्रांतिकारी कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले जो है 4 पुलिस कमिश्नरेट्स कायम किए थे, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में। वहाँ पर ये बहुत सक्सेसफुल व्यवस्था रही है, जहाँ लोगों की शिकायतें दूर करने में, अपराध को कम करने में, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी सराहा है। और माननीय हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कदम को और आगे बढ़ाया है, जिसमें ये 3 नई पुलिस कमिश्नरेट्स का और गठन किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहे कमिश्नर सिस्टम के फायदे, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े फैसले कमिश्नर करेगा और इसके अलावा अब हर फाइल डीएम के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी। फैसले लेने में समय की बचत होगी। जाहिर सी बात है, अगर कमिश्नर खुद फैसले लेगा तो इसमें वक्त की बचत होगी, अपराध पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी और इसके अलावा हालात के मुताबिक कमिश्नर तुरंत फैसला लेंगे। कई शक्तियां कमिश्नर के पास होंगी। जोन बनाए जाने से अपराधियों पर नज़र भी रहेगी, कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी और पहले अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। तो हालात के मुताबिक कमिश्नर तुरंत फैसला लेगा और इसी के साथ साथ जोन बनाए जाने से अपराधियों पर नजर रहेगी। कमिश्नर के अधिकार बढ़ जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट शक्तियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अधिकार कमिश्नर के पास होंगे। 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और नोएडा में लागू हुई थी सबसे पहले कमिश्नरेट प्रणाली। लखनऊ में सुजीत पांडे को बनाया गया था पहला पुलिस कमिश्नर और नोएडा में आलोक सिंह को बनाया गया था पहला पुलिस कमिश्नर। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी सरकार ने 3 जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया है। यूपी सरकार के कमिश्नर सिस्टम का स्वागत करता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट में 3 जिलों में और कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है, सर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं एकदम स्वागत करता हूं, कैबिनेट का हिस्सा होने के नाते भी और प्रयागराज में भी हुआ है तो प्रयागराज का हूं, इसलिए इस नाते भी मैं स्वागत करता हूं। और इस बार जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है उसमें तीनों मतलब जो जनपद हैं उसमें पूरा का पूरा जिला लिया गया है। अब अपराध पे पूरी तरह नियंत्रण होगा और अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर त्वरित कार्रवाई होगी। नैमिषारण्य बोर्ड का भी गठन हुआ। नैमिषारण्य बोर्ड का गठन निश्चित तौर से, जैसे अब आज काशी, अयोध्या
विंध्याचल धाम, वैसे नैमिषारण धाम का भी व्यापक जो विकास का काम है वह आगे बढ़ेगा। और हम सभी तीर्थ स्थलों का विकास जिस तेजी से कर रहे हैं उसके आधार पर हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटकों की संख्या बढ़ रही, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी हो रहा है। और 2025 में प्रयागराज का कुंभ है, पिछली बार आए थे 24 करोड़, इस बार आएंगे 40 करोड़। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जहां 3 जिलों में और कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है, साथ ही साथ इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पूरा जिला कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत होगा। पहले जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्र लिए जाते थे, इस बार पूरा का पूरा जिला होगा। साथ ही साथ नैमिषारण बोर्ड का भी गठन किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के बोर्ड का गठन कर ऐसे धार्मिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। डिप्टी सी और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। सीएम योगी की बड़ी बातें जो कि उन्होंने अपने संबोधन में कही है। 248 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। पिछले 6 सालों में यूपी को नई पहचान मिली है। प्रदेश ने विकास की नई यात्रा शुरू की है। पूर्व की सरकार में प्रदेश पिछड़ा था, अब विकास हो रहा है, सुरक्षा का माहौल है, व्यापारी निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब योजनाओं का लाभ जाति मजहब पूछकर नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार के 8.5 साल के कार्यकाल में देश को नई पहचान दी है। तो भारत दुनिया में 5वीं शक्ति के रूप में उभरा है। प्रदेश ने विकास की नई यात्रा शुरू करी है। पूर्व की सरकारों ने प्रदेश को पिछाड़ा था, अब विकास हो रहा है, सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, व्यापारी निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं, बाहर से निवेशक इंटरेस्ट ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। अब योजनाओं का लाभ जाति मजहब पूछकर नहीं किया जाता। केंद्र सरकार के 8.5 साल के कार्यकाल में देश को नई पहचान दी है। पहले सच था कि यहां के पूर्वजों ने, यहां के लोगों ने ग्लास उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई थी। जिन महापुरुषों ने, जिन कारीगरों ने, जिन हस्तशिल्पियों ने फिरोजाबाद को इसका केंद्र बनाया था, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, समय के अनुरूप लोग राजनीतिक नेतृत्व तो प्राप्त करते गए, लेकिन फिरोजाबाद की इस पहचान को भी मिटाते गए। यहां का आलू किसान हो या यहां का ग्लास उद्योग में लगे हुए हस्तशिल्पी और कारीगर हो, इनको लोगों ने भुला दिया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहा है और आज तो 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग फिरोजाबाद से कर रहा है। वहीं अलीगढ़ दौरे पर रहे सीएम योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अलीगढ़ प्रदेश का एक प्रमुख जनपद और महानगर है। इस जनपद की अपनी एक पहचान है। पौराणिक काल से लेकर के देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान भूमिका में अलीगढ़ ने सदैव नेतृत्व प्रदान किया। सीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए हैं। कभी बाबूजी कल्याण सिंह के नेतृत्व में यहाँ के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि आपने 8.5 वर्ष के दौरान देश को बदलते हुए देखा है। ये देश आज अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। तो पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी
और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा, न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हैलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यही है, हम पैसे बचत भी करते हैं, जनता को बेहतर सुविधा भी देते हैं। और यही तो कार्य है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो कार्य हुआ, पटरी व्यवसायियों को कोई पूछता ही नहीं था। लखीमपुर निघासन कांड के पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस का कारनामा। पीड़ित परिवार को मदद के नाम पर दिए गए चेक बाउंस, करीब 4 लाख रुपए के चेक बाउंस हो गए। पीड़ित परिवार के अकाउंट से 4000 रुपए भी कटे। पीड़ित परिवार की तहरीर पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मदद के नाम पर राजनीति के लिए नाराजगी जताई गई। आर्थिक मदद करते हुए नेताओं ने फोटो खिंचाई थी। तमौलीपुर गांव में पेड़ से लटकी मिली थी सगी बहनें। तो ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है, जहां पर पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है कि नेताओं ने आकर के चेक दे करके फोटो जरूर कराई सहायता राशि देते हुए, लेकिन चेक बाउंस हो गया। लेकिन चेक बाउंस होने के साथ साथ उनके अकाउंट में जो 4000 रुपए थे वो भी कट गए। तो इसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। विगत माह में थाना निघासन क्षेत्र में हुई 2 युवतियों की हत्या के बाद विभिन्न राजनीतिक संगठनों एवं अन्य संगठनों के द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हेतु चेक प्रदान किए गए थे। आज पीड़ित परिवार के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए 3 लाख रुपए मूल्य का चेक एवं एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम अमित जानी है, उसके द्वारा दिया गया 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया है और जिसकी पेनल्टी भी इनके लगभग 4000 रुपए इनके खाते से काट ली गई है। इन्होंने तहरीर में बताया है कि इनके साथ धोखाधड़ी करके इस तरीके के चेक इनको दिए गए हैं, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। विगत अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, रोडवेज बसों को मिलेगा अमर शहीदों का नाम। यूपी रोडवेज की बस और बस अड्डों को स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं और उसके नायकों के नाम से जाना जाएगा। लखनऊ जिला प्रशासन ने इसका प्रस्ताव परिवहन निगम को भेजा। डीएम सूर्यपाल गंगवार करेंगे परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक और लखनऊ के किसी बस अड्डे का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन पर होगा। डीएम ने अपनी अध्यक्षता में गठित की एक कमेटी और कमेटी यूपी के शहरों में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं और क्रांतिकारियों के डेटा को जुटाएगी। लखनऊ जिला प्रशासन ने एक प्रस्ताव परिवहन निगम को भेजा। प्रस्ताव के तहत कहा गया है कि जिन जिलों में जो महापुरुष हुए या फिर क्रांतिकारी हुए या फिर कोई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ी घटना हुई, उनके नाम पर बसों, जो रोडवेज बसें हैं, उनका नाम रखा जाए और बस अड्डों का नाम रखा जाए। लखनऊ जिला अधिकारी जो सूर्यपाल गंगवार हैं, उनकी ओर से प्रस्ताव जो है जो परिवहन निगम को भेजा गया। साथ ही साथ आज जिलाधिकारी लखनऊ ने परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक भी करेंगे और बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी कि आखिर ये करना ठीक होगा या नहीं। हालांकि सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में काकोरी कांड हुआ था और काकोरी एक्शन कांड को लेकर के लखनऊ के किसी भी बस अड्डे का नाम रखा जा सकता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये महापुरुषों को एक श्रद्धांजलि होगी, एक क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि होगी। बीजेपी की कोशिश इतिहास के पत्रों में गुम उन नायकों की कहानियां सामने लाने की है जिनके बारे में देश को ज्यादा जानकारी नहीं है। दरअसल पीएम ने कहा कि आजादी के बाद भी हमें वही इतिहास पढ़ाया गया तो गुलामी के काल में साजिश के तहत रचा गया था। उन्होंने कहा कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो जरूरत इस बात की थी कि हमें गुलाम बनाने वाले विदेशी एजेंडे को बदला जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि यूपी के इतिहास से सुहेल देव, कर्नाटक की कहानियों में बसे केम्पोगोड़ा, राजस्थान के भील नायक गोविंद गुरु और असम के अहोम राजा लासेस बोरफुकान की इतिहास की कहानी देश के सामने कब आएगी? देखिए रिपोर्ट।
भारत का इतिहास अब बदला जाएगा। भारत की प्रेरणा में अब नए अध्याय क्या जुड़ने वाले हैं? क्या भारत के इतिहास का अब जल्द ही नया वर्जन आएगा? क्योंकि सरकार मान रही है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सुविधा के अनुसार लिखा गया, पेश किया गया। सरकार के पास, सरकार की नजर में 300 से ज्यादा विभूतियां हैं जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले 150 साल में देश के अलग अलग हिस्सों में 30 साम्राज्यों ने शासन किया। सरकार मानती है कि इतिहासकारों की नजर नहीं गई, छात्रों ने उसे पढ़ा ही नहीं और इसीलिए अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं। मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन की है और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। गृह मंत्री अमित शाह भी उस सोच पर सवाल उठा रहे हैं जिसकी अनदेखी से विभूतियां गुमनाम रह गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत के इतिहास को दबाया गया। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, ये योद्धाओं का इतिहास है, अत्याचारियों के खिलाफ अद्वितीय शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। उनकी गलतियों को सरकार सुधार कर रही। हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आसाम के वीर सपूत लचित बरफुकान की 400वीं जयंती कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लिया। सेनापति लचित के योगदान को याद किया। लचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ। वो अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। लचित को पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भी शिवाजी की तरह मुगलों को कई बार अपनी रणनीति से चकमा दिया। लेकिन इतिहास में नए अध्यायों को जोड़ने पर विपक्ष का अपना राग है। आदरणीय अमित शाह जी, इतिहास को सही करने से किसने रोका है? आइए इतिहास को सही करते हैं और बताते हैं लोगों को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री थे बंगाल में। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके ऊपर डंडे बरसा रहे थे। आइए लिखते हैं कि 60 रुपए की पेंशन कौन से सावरकर पा रहे थे, किन परिस्थितियों में ले रहे थे, माफीनामे किसके आए थे। भगत सिंह से कोई संघ का आदमी मिलने नहीं गया, कोई हिंदू महासभा का आदमी नहीं मिलने गया। चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की थी। सारे इतिहास को सही लिखा जाना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इतिहास को सही करवाएंगे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में संघ के, जनसंघ के, हिंदू महासभा के और बाकी सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास दुनिया के सामने आ सकेगा। सरकार मानती है उन वीरों को इतिहास में जगह मिले जो अभी हिस्सा नहीं, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का एजेंडा नजर आता है। इतिहास में छेड़छाड़ करने की मंशा दिखता है। इस वजह से सियासत के मंच पर बहस इस बात पर है कि इतिहास का पुनर्लेखन क्यों जरूरी है और सरकार कह रही है कि हर हाल में नया इतिहास लिख कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।